हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज एक बार फिर आप लोगों के साथ में ऑनलाइन ला क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत। आपके मैं खिदमत में हाजिर हूँ एडवोकेट मोहम्मद मुकीम। दोस्तों, मैं अभी तक कंटेंट का जो सीरीज बता चुका हूँ, कंटेंट का 2 वीडियो ऑलरेडी मैं आपके प्लेलिस्ट पे पड़े होंगे, 2 वीडियो में बता चुका हूँ। मैं कंटेंट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेंस की पर्पज़ से जो टॉपिक हमें मेंस में लिखना है, प्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, प्री बहुत कोई खासियत नहीं होती है, लेकिन मेंस के लिए जरूरी बात है मेंस में आप क्या क्या कोड करेंगे। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है या आप स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। स्मार्ट स्टडीज करें, वही जो जुडिशरी के लिए ही परफेक्ट है। अब मैं बात करता हूँ एग्रीमेंट यानी करार से। संविधान अधिनियम के धारा 2E में क्या बताया गया? 2E में के अनुसार जो है, करार का तात्पर्य वचन अथवा ऐसे वचन प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल, यानी 2E के अनुसार होता है का तात्पर्य वचन और ऐसे वचनों का प्रत्येक समूह, यानी प्रोमिसी और प्रोमिसी के एवरी ग्रुप जो एक दूसरे के लिए क्या हो, कंसिडरेशन हो, प्रतिफल हो, वो धारा 2B के अनुसार वचन यानी प्रतिज्ञा का तात्पर्य प्रस्तावना और स्वीकृति से है। वचन का मतलब क्या होता है, उसका तात्पर्य क्या होता है? प्रपोजल से हो, एक्सेप्टेंस से है। जब प्रस्तावना या स्वीकृति हो जाती है, जब क्या है प्रपोजल जो है एक्सेप्ट हो जाती है, तब उसे क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है, उसे प्रोमिसी कहा जाता है। जब कोई प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रॉमिस कहा जाता है। ये एग्रीमेंट की जो डिफिनेशन है, 2B में वचन की डिफिनेशन है, 2E में एग्रीमेंट का डिफिनेशन है। अतः इस अध्याय के दिन हम क्रमशः प्रस्तावना और स्वीकृति का अध्ययन करेंगे। किसका हम अध्ययन करेंगे? हमें प्रपोजल का अध्ययन करना है और एक्सेप्टेंस का यानी स्वीकृति का हमें अध्ययन करना है। प्रस्तावना मीन्स प्रपोजल होता है। क्या होता है? प्रस्तावना मीन्स प्रपोजल होता है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान अधिनियम 1872 2A में प्रस्तावना के निम्न अर्थों में परिभाषित करता है। 2A में जो है प्रस्तावना को निम्न अर्थों में क्या करता है? परिभाषित करता है। यानी जबकि एक व्यक्ति किसी बात को, जबकि एक व्यक्ति होता है किसी बात को करने के लिए, कोई बात हो उससे करने के लिए, कोई ऐसी चीज़ हो उसे करने के लिए, या करने से प्रवृत्त रहने की, यानी करने से या प्रवृत्ति रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को, यानी अपनी एक रजामंदी किसी अन्य को क्या करता है? इस दृष्टि से संज्ञापित करता है। अपनी रजामंदी को किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के पथ अन्य की अनुमति भी प्राप्त कर सके, उसकी जो अनुमति है उसे प्राप्त कर सके, तब वो प्रस्तावना कहा करता है। ऐसे कहा जाता है। यानी प्रस्तावना के शब्द में कहा गया कि जब ये मतलब इसमें कहा गया है कि जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति की प्रति उस अन्य की अनुमति भी प्राप्त कर सके, तब वो प्रस्तावना कहता है। ऐसे कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत प्रपोजल शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? प्रपोजल शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि अंग्ल विधि के अनुसार ऑफर शब्द का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है? दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ओके। अब प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण की बात करता है। देखते हैं। प्रस्ताव के लिए आमंत्रण विभेदित किया जाना चाहिए। इसको जो है विभेदित किया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति सीधा प्रस्ताव नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सीधे डायरेक्टली जो है उसे क्या है? प्रस्ताव ऑफर नहीं करता, बल्कि वो ऐसा कथन जारी करता है जिससे प्रेरित होकर कोई दूसरा व्यक्ति प्रस्ताव करे। यानी एक जो क्या कहता है कि वो एक ऐसे स्टेटमेंट जारी करता है जिससे प्रेरित होकर कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो प्रस्ताव करे। अब ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है कि पहला व्यक्ति प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण दे रहा है। जो पहला व्यक्ति है, इस परिस्थिति में कहा जाता है कि पहला व्यक्ति प्रस्ताव के लिए क्या दे? आमंत्रण दे रहा, और आमंत्रण को
पर दूसरे व्यक्ति का प्रस्ताव कर रहा है। आमंत्रण का प्रभाव पर दूसरे व्यक्ति प्रस्ताव कर रहा है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल कहता है किसी पुस्तक, क्या कहता है कि किसी पुस्तक प्रदर्शनी के लिए या दुकानदारों पुस्तक टैग पर लगा कर मूल्य दर्शाते हैं, उन्हें प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? उन्हें जो है प्रदर्शित कर रहा है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो दुकानदार प्रस्ताव कर रहा है। यानी किसी पुस्तक या प्रदर्शनी या मेले में जो है कोई दुकानदार पुस्तकों का पर टैग लगाकर मूल्य दर्शित करता है, यानी अगर पुस्तक पर मूल्य लगाकर टैग लगा दिया है और वो दर्शित करता है और उन्हें प्रदर्शित कर रहा है, दर्शित भी कर रहा है और उन्हें प्रदर्शित कर रहा है, तो ये नहीं कहा जाएगा दुकानदार जो है वो प्रस्ताव ही कर रहा है। बल्कि जो व्यक्ति उन पुस्तकों को खरीदने के लिए आगे आता है, बल्कि जो कोई व्यक्ति जो है उन पुस्तकों को खरीदने के लिए आगे बढ़ता है, आगे आता है, उसके द्वारा प्रस्ताव किया गया है। जो व्यक्ति किताब लगी हुई किताब के आगे वो बढ़ता है, उसकी इच्छा वहाँ अनुशासित होता है, तो ये कहा जा सकता है कि ये प्रस्ताव किया गया है। और ऐसा कहा जा सकता है कि वो दुकानदार तो प्रस्ताव के लिए क्या है, दुकानदार क्या किया, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण किया, यानी दुकानदार जो है प्रस्ताव के लिए क्या किया, इनवाइट किया, यानी आमंत्रण किया। ठीक, आमंत्रण करता है। अब देखते हैं प्रस्ताव के लिए आमंत्रण के संबंध में एक महत्वपूर्ण केस है हैरिस बनाम निकर्सन। हैरिस बनाम निकर्सन 1873 का वाद उल्लेखनीय है। इस वाद में तथ्य इस प्रकार से थे। प्रतिवादी ने नीलामी द्वारा विक्रय के विज्ञापन दिया। क्या है? प्रतिवादी ने नीलामी के द्वारा विक्रय हेतु विज्ञापन दिया। वादी खरीदने हेतु जब नीलामी के स्थान पर पहुंच गया, वादी जो खरीदने हो तो जब नीलामी के स्थान जो था वहां पर वो पहुंच गया, तब पता चला कि प्रतिवादी ने नीलाम को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। जो प्रतिवादी है वो नीलाम को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। वादी द्वारा अपने खर्च की मांग किए जाने पर प्रतिवादी को तर्क दिया, यानी वादी जो आने जाने का खर्च है या कुछ भी है वो जो एडिशनल खर्च हुए उसने प्रतिवादी से मांग किया। तो प्रतिवादी ने क्या तर्क दिया, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उसने तो कोई प्रस्ताव ही नहीं किया था। प्रतिवादी ने क्या तर्क, उसने कहा नहीं हमने प्रस्ताव नहीं किया था, बल्कि नीलामी के लिए विज्ञापन करके उसका प्रस्तावना के लिए हमने आमंत्रण किया था। उसने क्या किया, हम बल्कि एक विज्ञापन जारी करके और उसके बाद में हम प्रस्ताव के लिए आमंत्रण किए थे। न्यायालय ने ये प्रतिवादी के तथ्य को क्या एक्सेप्ट कर लिया और स्पष्ट किया कि नीलामी प्रस्ताव नहीं होता है। यानी न्यायालय ने इस तर्क को जो है स्वीकार किया और कहा कि नीलामी जो है वो ऑफर नहीं होता है, बल्कि प्रस्ताव के आमंत्रण होता है। न्यायालय ने इस चीज़ को मुहर लगा दी कि वो प्रस्ताव क्या है, वो आमंत्रण होता है, क्योंकि प्रस्ताव तो वो व्यक्त करता है जो नीलामी बोली लगाता है, यानी प्रस्ताव वो व्यक्त करता है जो नीलामी में बोली लगाता है, ये बताया गया है। अब हम देखते हैं केस आया था, एक केस के हवाले सुप्रीम कोर्ट यानी क्या कहा था, उस केस के हवाले फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाम बुटूस केस केमिस्ट लिमिटेड 1952। इस केस में के हवाले से स्पष्ट किया गया, जब सामान को दुकान इत्यादि में मूल्य टैग लगाकर प्रदर्शित किया जाता, जो दुकान है दुकान के सामान के आगे जो मूल्य टैग लगाकर उसे क्या है प्रदर्शित किया जाता है, तो प्रस्ताव नहीं होता है, बल्कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है। वस्तुतः प्रस्ताव ग्राहक करता है जो उस मूल्य के सामान खरीदना चाहता है। वस्तुतः जो प्रस्ताव कौन करता है, ग्राहक करता है, और जो उस मूल्य के सामान को खरीदना चाहता है। प्रस्ताव के लिए आमंत्रण का सबसे अच्छा उदाहरण हार्वी बनाम फेसी का वाद है। किसका वाद है? प्रस्ताव के लिए आमंत्रण का सबसे बढ़िया केस है हार्वी बनाम फेसी का केस है। ठीक, अब हार्वी बनाम फेसी के वाद में देखते हैं। हार्वी बनाम फेसी के वाद में इस प्रकार थे कि प्रतिवादी एक भूमि के टुकड़े का स्वामी थे। प्रतिवादी जो है एक भूमि के टुकड़े के स्वामी थे, जिसे टुकड़े को बम्पर हाल पेन
के नाम से जाना जाता था, बम्पर हाल पेन के नाम से जाना जाता था। वादी इस प्लांट में भूमि के टुकड़े खरीदना में रुचि रखता था। क्या करता था? वादी जो है इस टुकड़े में खरीदने में जो है रुचि रखते थे और इस नियमितता से उन्हें प्रतवादी को एक टेलीग्राम भेजा। क्या भेजा? प्रतवादी को इस नियत से टेलीग्राम भेजा। वादी ने टेलीग्राम में लिखा, क्या आप बम्पर हाल पेन बेचेंगे? उसमें क्या टेलीग्राम में कहा, क्या आप हमें बम्पर हाल पेन बेचेंगे? सबसे कम मूल्य के तारुफ से बताइए। तो इस टेलीग्राम में उत्तर आया, प्रत्युत्तर ने रिस्पोंडेंट आया। प्रतवादी ने वादी को टेलीग्राम भेजा कि बम्पर हाल का पेन अंतिम मूल्य 900 पाउंड है। जो लास्ट मूल्य है वो कितना है? 900 पाउंड है। इस पर पेंटीफेन डिस्पेंसरी निम्नलिखित टेलीग्राम भेजा, हम आपके द्वारा कहे गए न्यूनतम मूल्य 900 पाउंड को बम्पर हाल पेन खरीदने के लिए तैयार हैं। कृपया हमें हक में कागजात भेजें। अब ये सवाल है कि देखने में ये लगता है कि ये प्रस्ताव है और प्रस्ताव को जो है हार्वे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसमें ये होता है कि इन कंडीशन में जो है एक लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मात्र प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। आपने इतना दाम बता दिया कि 900 का पाउंड है, 900 का पाउंड में बेचेंगे, ये प्रस्ताव नहीं है, ये प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। फिर प्रिवी काउंसिल ने क्या डिसाइड किया? प्रिवी काउंसिल ने कहा कि इसके निर्णय दिया कि उपरोक्त परिस्थितियों में किसी संविदा का जन्म नहीं हुआ, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का जन्म नहीं हुआ। निर्णय लिया गया कि प्रतवादी द्वारा न्यूनतम मूल्य का कोड दिया गया, यानी प्रतवादी द्वारा न्यूनतम मूल्य का क्या दिया गया? कोड दिया गया। यह ऑफर नहीं था, बल्कि ये प्रस्ताव के लिए क्या था? आमंत्रण था। वस्तुतः प्रस्ताव तीसरे टेलीग्राम द्वारा दिया गया जिसे वादी द्वारा भेजा गया था। ये प्रिवी काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया कि ये प्रस्ताव आमंत्रण था, ये ऑफर नहीं था, ये संविदा का जन्म नहीं हुआ है, ये प्रिवी काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया। अब हम देखते हैं विधिक प्रस्थापना के आवश्यक तथ्य देखते हैं। क्या कहते हैं विधिक प्रस्थापना के आवश्यक तथ्य? अब विधिक प्रस्थापना यानी लीगल प्रपोजल के लिए जो है एलिमेंट्स देखते हैं, नेसेसरी एलिमेंट देखते हैं। व्यक्ति की बात करता है, व्यक्ति में जो प्रस्थापना करने के लिए, प्रपोजल करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत जो है प्राकृतिक तथा कृत्रिम व्यक्ति दोनों आते हैं। प्राकृतिक तथा कृत्रिम व्यक्ति दोनों ही आते हैं। अब दूसरी बात कहता है प्रस्ताव को संसूचित किया जाना चाहिए। जो प्रस्ताव है, उसे ऑफर है, उसे क्या है? कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। एक लीगल प्रपोजल के लिए आवश्यक है कि ऑफर को एक्सेप्टर के पास जो है पहुँचे। जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव जैसे ए है, ए बी को जो है प्रस्ताव करता है, तो ए का प्रस्ताव बी के पास स्पष्ट पहुँचे कि हमने ऐसे प्रस्ताव इनसे की है, एक बात करने के लिए की है, कोई बात हो सकती है, उसको स्पष्ट यहाँ बी को उसकी जानकारी हो। अब कहता है क्या है? प्रस्ताव संसूचित। अब ये पास जो है पहुँचे, यदि प्रस्ताव को संसूचित नहीं किया गया है, अब ये बी को क्या है? उसे संसूचित नहीं किया गया है, तो वो क्या होगा? वो विद्यमान नहीं होगा, वो लीगल ऑफर नहीं होगा। संविदा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रस्ताव को संसूचना तब होना माना जाता है जब एक व्यक्ति की जानकारी में आता है, ये कहा जाता है। अब हम धारा 4 को जो है ब्रैकेट के में देखते हैं, धारा 4 क्या बताता है। धारा 4 को जो हम देख सेक्शन 4 का हम जब स्टडीज करते हैं तो कहता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, संसूचना कब कंप्लीट हो जाएगी? द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज। क्या बात का? नॉलेज की बात। अब उसके नॉलेज में आ गया, किसके? जिस व्यक्ति के किया जाता है उस व्यक्ति के नॉलेज में आ जाए। होम इज मेड। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, जब ये कम्युनिकेशन जो है स्वीकृति जो है तभी कंप्लीट होगी। एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम,
सो एज फार वी आउट द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। अब हम देखते हैं एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल, टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट व्हेन it is put into a course of transmission to the person whom it is made, whom it is to made, as so as to be out of the power the person who make it, as against the person whom it is made when it comes to his knowledge। अब एक से देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या कहता है। ए पर्पज बाय लेटर टू सेल हाउस बी एट ए सर्टेन प्राइस। ए प्रपोजल बाय लेटर टू सेल ए हाउस टू बी एट ए सर्टेन प्राइस। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन वी रिसीव द लेटर। जब एक घर बेचने के लिए प्रस्ताव किया जाता है बी से कि हम निश्चित समय पर जो है निश्चित दाम से हम इस चीज़ को बेचेंगे, और बी जो है उस लेटर को प्राप्त हो जाता है, तो उस सूचना को जो प्राप्त हो जाता है उसे क्या होता है, वो इसे कंप्लीट हो जाता है, प्रपोजल क्या है, प्रपोजल कंप्लीट हो जाता है। अब कहता है बी एक्सेप्ट ए प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। द कम्युनिकेशन एक्सेप्ट जो है द कम्युनिकेशन of the acceptance is complete as against A when the letter is post, as against B when the letter received by A। अब C rebukes his proposal by telegram। The revocation is complete as against A when the telegram is dispatched। It is complete as against V when we receive it। B revoke his acceptance by telegram। B revocation is complete as against B when the telegram is dispatched and is against A when it reaches him। हमने आपको जो बैरेट के लैंग्वेज को भी बता दिया। अब हम बात करते हैं नोट्स पे। धारा 4 का एक केस आया था और केस का नाम था लालमन शुक्ल बनाम गौरीदत्त 1913। लालमन शुक्ल बनाम गौरीदत्त 1913 में वाद में प्रतिवादी का भतीजा खोजा गया था। उसने अपने मुनीब को उस लड़के की तलाश हेतु भेजा। किसने? अपने मुनीब को अपने भतीजे की तलाश के लिए भेजा। जब मुनीब लड़के की तलाश के लिए चला गया तो उसके बाद प्रतिवादी ने एक इनाम की घोषणा की। इसकी एक इनाम की घोषणा की। मुनीब बच्चों को खोज कर लाया, तत्पश्चात इनाम की घोषणा का ज्ञान हुआ। जब बच्चे को मुनीब ने खोज के लाया तब बाद में उसको पुरस्कार की घोषणा की ज्ञान हुआ और उसने इनाम का दावा किया। क्या इनाम का दावा किया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वो इनाम पाने का राइट नहीं रखता है, हकदार नहीं है, क्योंकि संविदा के लिए प्रस्थापना का प्रतिग्रहण होना आवश्यक है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट को जो है एक्सेप्ट होना, यानी प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट होना नेसेसरी है, और प्रपोजल के नॉलेज बिना प्रतिग्रहण मान नहीं होता है। अगर आपके पास क्या है, प्रपोजल का नॉलेज नहीं था और बिना एक्सेप्ट के आप कार्य किए हैं तो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब यह आया कि मुनीब ने इनाम का ज्ञान लड़कियों को खोज कर लाने के बाद ये परिणामस्वरूप संविदा का निर्माण नहीं हुआ है। जो बाद में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं आप हमारे बीच में। वो ऑफर जब वो जा चुके थे
मुनीब जा चुके थे। बाद में मैंने प्रतवादी ने क्या है इनाम की घोषणा की। अब वो अपने भतीजों को खोज लाए। खोजने के बाद में ये हुआ कि भाई उनको नॉलेज हो गया कि इतने जो है पुरस्कार घोषणा किए गए थे, तो हम डायरेक्टली मांग के कोर्ट में उसने मुकदमा फाइल किए। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, आप इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट